अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, इस बार का एहतजाज ज़रा मुख्तलिफ था, लेकिन हुकूमती वजाहतें रवायती जुमलों में कोई तब्दीली नहीं कि इस दिलखराश, जिस तरह उमूमी तौर पर वो कहते हैं कि वो इस दिलखराश वाक़े की मजम्मत करते हैं, मुजरमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। और मज़ीद तरका वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहकर लगा दिया कि वो साहने मच पर शर्मिंदा हैं और उन पर भी 4 बार खुदकश हमले हुए, और ये अलग बात है वो अभी तक जिंदा है। और दूसरी तरफ का ये मंजर कि हज़ारा बिरादरी का एहतजाज, जहाँ उनका रहनुमा सर पर कुरान उठाए पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहिब, ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वास्ते देकर हज़ारा के लोगों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ जहाँ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, वहाँ ये भी कह रहा है कि उन्हें मालूम है कि गुज़िश्ता 20 सालों से हज़ारा के मेहनत कशों और पुरअमन लोगों को निशाना बनाने वाले कौन है। और अगर ये सिलसिला ना रुका तो वो अपनी जुबान पर मसलहत के लगे तालों को तोड़ देंगे और वो UNO और दीगर बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ आकर मामले की छानबीन करें और इस वार पॉलिटिक्स का शिकार हज़ारा बिरादरी को जुल्म से बचाएं, क्योंकि ये उनकी नस्ल कशी की जा रही है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद आगा रज़ा और दीगर रहनुमा इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे वो मुसलसल नारे बुलंद कर रहे थे और ये वो कह रहे थे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे आप खुद समझदार हैं। वहाँ पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए जाने वाले मौजूदा वज़ीर, सूबाई वज़ीर अमीर ज़हूर ब्लेदी और नूर मोहम्मद दमर को साफ कहा गया ये मामला उनके बस का नहीं, क्योंकि वफाक से बात किए बगैर मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद जब उनकी बरादरी के 11 लोगों को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया, लेकिन किसी अरबाब बस्त कुशात के कानों पर जू ना रेंगी। उन्होंने कहा कि असल कातलों की गिरफ्तारी तक वो मैयतों को नहीं दफनाएंगे और धरना ये जारी रहेगा। और जुल्म तो इस वाक़ये में तो ये हुआ कि एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल कर दिए गए, जिनमें से एक बाप और बेटा भी था। बेटा अपने बाप को मिलने के लिए गया हुआ था, उनके खानदान का कोई मर्द जिंदा नहीं बचा। वो बात जो कभी सरगोशियों में की जाती थी अब इस कदर बुलंद आवाज है कि बहरूं को भी सुनाई दे रहा है और समझ भी उनको आ रही है। हज़ारा बिरादरी के रहनुमा जब ये कहते हैं कि उसकी बिरादरी के खिलाफ 1600 वारदातें हुई हैं जो आज तक उसका कुछ नहीं बना, उन्होंने कहा उनके पास पहले वज़ीर आज़म भी आए थे, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी आए थे, उन सब ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो कातलों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कुछ ना बन सका। उस रहनुमा ने किसी वज़ीर की फुसफुसी तावील पर कहा कि आपको मालूम नहीं कि बलोचों को कौन मिसिंग कर रहा है, कौन उन्हें ले जा रहा है। ये जो वार पॉलिटिक्स शुरू की गई है इसकी हकीकत कह लो हम सबको है। उसने कहा कि मैं आपके सामने कुरान लाता हूँ कि आप कसम उठाएंगे कि आपको मालूम नहीं ये कौन है, इस वारदात के पीछे कौन है। देखो, दुनिया की 8वीं बड़ी बड़ी फौज, एटमी ताकत, और हम ये कैसे मान लें कि हर 10 कदम पर मसला आम पहरे लगे हुए हैं और कहीं से नामालूम, और 20 साल तक नामालूम की हुकूमत जारी है। ये जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं लोगों का कत्लेआम करते हैं, तो रियासत कहाँ है। इन वारदातों में वो कहता है कि 800 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए। इन पुलिस वालों को किसने मारा, इनके कातलों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा है, ये वार पॉलिटिक्स है और हज़ारा के लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये कत्लेआम की वजह वार पॉलिटिक्स है, कोई मजहबी बुनियाद नहीं, या शिया सुन्नी या इस किस्म की बात नहीं है, बल्कि इस कत्लेआम में वो कहने का उसका मकसद था कि रियासत खुद मुलव्वस है। ये सूबाई हुकूमत तो नामालूम की पैरोकार है, कोई भी जमानत दे सकता है कि इसको, वो सिर्फ सवाल ये किया कि कोई जमानत दे सकता है कि उन किस कत्लेआम को रोक लेगा। ये सब सुनकर वो सूबाई वजीर साहब कहने लगे कुछ बात ऐसी हैं जिन्हें वो ओपन नहीं कर सकते।
اب ان 11 محنت کشوں کی بہیمانہ قتل پر بہت سے سوال پیدا ہوئے ہیں۔ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ داعش نے اس درندگی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حالانکہ اس سے دوستو کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی لشکری جیش تھا یا داعش تھی یا طالبان تھے، لیکن قاتلوں کا منصوبہ ایک، اس سے پیدا ہونے والے نتائج بھی ایک جیسے ہیں۔ اب جب ریاستی تحویل سے اپنی فیملی سمیت بھاگنے والا دہشت گرد احسان اللہ احسان نجی ٹی وی چینل پر آ کر کہتا ہے کہ ان طالبان کے تعلقات بھارت سے تھے اور وہ یہ کارروائیاں بھارت کے ایما پر کرتے تھے، لیکن اس نے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسے خاندان سمیت ریاستی سخت تحویل سے پہروں سے فرار کرانے میں کون سے بیرونی قوت کے ہاتھ پیشے کار فرما تھے۔ حقائق دوستو اس قدر تلخ اور اس قدر خوفناک کہ جہاں بات کرنا خطرناک ہے، جہاں پر جلنے کا اندیشہ ناحق ہے۔ لیکن سامعین اور دوستو سننے والے اب خود آپ تحقیق کر لیں کہ یہ پالیٹکس کو سمجھیں کہ کیا ہے، یہ آخر اس کے عزائم کیا ہیں، آخر ہزارہ ہی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں، یہ گت گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ مقتولوں کے لواحقین کو بھی اس حقیقت کا علم ہو چکا ہے اور بلوچستان کی عوام بھی سمجھ چکی ہے۔ کل ہی رات کو میری بلوچستان کی ایک سیاسی رہنما سے بات ہوئی تو اس نے کہا ضرورت اس امر کی ہے کہ بلوچستان کی حفاظت کی ذمہ داری خود یہاں کی نمائندہ حکومت کو دے دی جائے، ایف سی واپس اپنی سابقہ پوزیشن پر چلی جائے، کیونکہ ان کا مزید یہاں رہنا مسائل کو جنم دے رہا ہے، سوالیہ نشان ثبت کر رہا ہے۔ دوستو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن اس وقت اتنا ہی کافی سمجھے۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے آپ سے پھر ریکویسٹ کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آپ سے اجازت، بہت شکریہ۔